टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष और सपा विधायक अबू आसिम आजमी आज संगम नगरी प्रयागराज के नैनी इलाके में पहुंचे, जहां अबू आसिम आजमी ने एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 सीट से ज़्यादा जीतकर अकेले दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस समेत किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यही नहीं, उन्होंने योगी सरकार की जनसंख्या को बनाए कानून को पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि योगी जी खुद कई भाई बहन हैं। एक सवाल पर जवाब में उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा और रोजी रोटी के लिए सभी वर्ग के लोगों को एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़म खां की ज़मानत पर कहा कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को आतंकवाद के मुकदमे में होने पर भी जमानत मिल सकती है बीमारी की समस्या दिखाकर, मगर स्कूल बनाने वाले नेता आज़म खां को बीमारी पर भी जमानत नहीं मिल सकती है। आइए सुनाते हैं क्या कहा कुछ अबू आसिम आजमी ने। भारतवर्ष के संविधान को चाहता है, जो रियल में चाहता है कि समाज के आखिरी आदमी को इस देश में रोजी रोटी मिले, उन सबको खड़े हो जाना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। आज आपने हालत देखा बीजेपी क्या कर रही है। हमारा बांग्लादेश हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता है। नहीं, बांग्लादेश का जीडीपी बढ़ रहा है, हमारा घट रहा है। लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और जो बोल रहा है उसको जेल भेज दिया जा रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और लड़ाई जो है, अब की बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है, तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना और हमारे आम हिंदू भाइयों में मुसलमानों को बदनाम करना, क्या आतंकवाद हो या धर्म परिवर्तन हो या देशद्रोह हो, इन चीज़ों में मुसलमानी सबसे आगे है। इन गलतफहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी दिखा देते हो कि आतंकवादी पकड़ा गया, ये करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला, और जो 10 साल के बाद छूटता है तो आप एक छोटी सी क्लिप चलाते हो कि छूट गया, नहीं बताते हो। मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आज आपसे मैं सवाल करूं आज कि तबलीगी जमात पे इतना बड़ा क्लेम लगा था और बाटली में पेशाब करके दिखाया जा रहा था, खाने को थूकते हुए दिखाया जा रहा था, नर्सों के साथ बदतमीजी करते हुए दिखाया जा रहा था कि ये कोरोना बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 100% गलत था। और हाई कोर्ट ने कहा कि इन तबलीग वालों को बलि का बकरा बनाया गया और किसी भी कोई केस नहीं हुआ, सब कुछ छोड़ दिया गया, सब अपने अपने मुल्क चले गए, वापस अपने घर चले गए। लेकिन मीडिया ने जिस तरह से 4 महीने तक एंकरों ने जिस तरह चिल्ला के गले फाड़ के दिखाते थे कि आज आंध्र प्रदेश में इतना बढ़ रहा है तो इतना % उसकी वजह से बढ़ रहा है, तबलीगी जमात की वजह से बढ़ रहा है, इन चीज़ों को दिखा करके ना हमारे हिंदू भाइयों मीडिया के प्रचार की वजह से हमारे हिंदू भाई जो बहुत अच्छे हैं, जो भारतवर्ष की सभ्यता में यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब रहे, वो भी मुसलमानों से अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वाकई मुसलमान इस तरह का है। ये इन चीज़ों के लिए अब हमारा मीडिया साथ नहीं देगी, सरकारें साथ नहीं देंगी, पुलिस ईडी जो उनके साथ खड़ी रहेगी, तो फिर हमें खुद घर घर तक जाना है और ये पैगाम देना है कि भाई हम लोग इस देश की सभ्यता को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए मैं मुंबई से चल कर यहाँ आया हूँ और जाऊँगा। मुझे किसी ने भेजा नहीं, मुझे समाजवादी पार्टी ने भेजा नहीं है, मुझे अखिलेश यादव ने भेजा नहीं, वो जानते भी नहीं कि मैं आया हूँ यहाँ पर। न मैं कोई टिकट बांटता हूँ, न मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं नहीं बल्कि देश का एक एक आदमी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी है, जो डॉक्टर लोहिया का अनुयायी है, उससे भी ये काम करना चाहिए। 2022 की आप बात कर पूरी होगी, क्या लगता है कि उसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, भरपाई के सवाल क्या, सब काम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। 10 अगस्त डेट पड़ी हुई है, ज़मानत अगर हो जाए, अल्लाह करे अच्छे हो जाए वो। लेकिन आप देखिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर छूट सकती है, बीमारी का बहाना लेकर के MP बन सकती है। और आज़म खान साहब की इतनी हालत ख़राब है, आप फोटो देखो तो आंसू, खून के आंसू रोते हैं हम लोग, लेकिन उनकी ज़मानत नहीं होती है। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव जैसा आदमी भी अस्पताल में जाकर उनको देख नहीं सकता करीब से। ये इतना जुल्म जो करे सरकार, ऐसा दुनिया में कहीं होता है क्या? इसे मुकदमे बहुत लोगों पे होते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवाद में है, आज़म खान साहब आतंकवाद में नहीं बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद ज़मानत नहीं हो रही है। हम जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे, और इसको इशू बना रही है कि हम लोग उनका ख्याल नहीं करते। भाई हमारे नेता हैं, आप बता दिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि आज़म खान साहब जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ नेताजी भी कुछ नहीं बोलते थे, वहाँ अखिलेश भी उनका बहुत एहतराम करते थे। आज़म खान साहब हमारे लिए कैसे हम उनके साथ जुल्म कर सकते हैं? एक सवाल ये है
पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी है, जो लगातार जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है ना, समाजवादी पार्टी के साथ तमाम माइनॉरिटी के लोग हैं। माइनॉरिटी लोग जानते हैं कि हमें वोट बांटने से क्या नुकसान होगा। यही लोग वहाँ भी थे, बंगाल में भी थे। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल से सबक सीखेंगे लोग। उन्होंने गलती किया था बिहार में, वो गलती सुधारा बंगाल में, और वो गलती यहाँ पे सुधारेंगे, वो जरूरी है। योगी जी ने माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज में भी कुछ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। अतीक अहमद का भी नाम शामिल है। जो खुद माफिया हो, क्या माफिया करेगा? जो कहता है ठोक दो। कसाब से बड़ा आतंकवादी कौन था? कसाब ने बम्बई की चौपाटी पर पुलिस वाले ने पकड़ा तो गोली मारा, उस पुलिस वाला मर गया, लेकिन दूसरे पुलिस वाले ने मारे नहीं उसको ठोक नहीं दिए, उसको ले गए जेल में बंद किए, मुकदमा चलाए, फांसी दिए। ये जो मनमानी, जिसको चाहो ठोक देना और जिस पे चाहे इस तरह करना गलत है। ये आप पकड़िए, अगर वाकई वो आतंकवादी है, वाकई वो क्रिमिनल है, क्राइम बढ़ा रहा है, तो आप मुकदमा चलाइए, उसको सज़ा दीजिए। लेकिन ठोक देना और करना ये संविधान के खिलाफ है। और ये जो है ना, ये कर रहे हैं, बता रहे हैं हम इसका सफाया कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट बंद कर दिए, कचहरी बंद कर दिए, वकीलों से बोले दूसरा धंधा कर लो, कोर्ट की बिल्डिंग में स्कूल खोल दीजिए, कॉलेज खोल दीजिए, जजों को दूसरी नौकरी दे दीजिए। ज़रूरत क्या है फिर इसकी? ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से जो काम कर रहे हैं। माफिया कहीं आज रोज़ाना आप उठाइए अखबार, तो रोज़ाना कहीं जो है किसी को अपहरण कर दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को लूट लिया गया है। रोज़ाना अभी आज अखबार पढ़िए, आज भी कहीं 10-20 जगह यूपी का होगा। और जब क्राइम रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कहीं है तो यूपी में है। कहाँ ख़त्म करेंगे? अच्छा, अखिलेश यादव ने आप लोग दिखा दीजिए ना सही तरह। कहीं उन्होंने एक इशारा किया है कि बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एक हो जाना चाहिए। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, इसलिए कि बीजेपी के लोग भारतवर्ष के संविधान को मिटाना चाहते हैं। जिस गांधी जी ने, जिस जवाहरलाल नेहरू ने, जिस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए किया, और जो लोग आज़ादी के खिलाफ थे, जो लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, वो लोग आज जो है सत्ता में है, तो उनको रोकना तो ज़रूरी है। जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए और उनको हराना चाहिए। कांग्रेस ने 70 सीट ले लिया बिहार में, और जा कर के घूमते रहे हिल स्टेशन पे, लड़ाई नहीं लड़ी। देखिए मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं, कितने मेहनत मानना पड़ेगा। दुश्मन भी कहता है कि बहुत भाग दौड़ करते हैं, और ये लोग जो बैठे हैं, तो इन सबको एक साथ मिल जाना चाहिए और सीटों पर लड़ाई नहीं करना चाहिए। देख लिया कि बंगाल में क्या सीट चुन के आई कांग्रेस की, क्यों वहाँ जाके उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। जब मजबूत हो जाएगा तो लड़िएगा आगे सबको साथ देना चाहिए। अखिलेश जी का तबलीगी जमात की बात की आपने, कि तबलीगी जमात के लिए दिखाया गया, वो दिखाया गया, बता रहे हैं सरकार है तो मीडिया क्यों दिखाती बार बार? मीडिया ट्रायल क्यों करती है? आपने जितना दिखाया मीडिया ने, आपने देखा ना, मैं लाइए आपकी जितने टीवी वाले हैं, आप उनका खोल के देखिए कि कई 1-2 दिन नहीं, 3 दिन 4 दिन नहीं, कंटिन्यू कुछ महीने तक चिल्लाते रहे। एक चौरसिया है, कैसा चिल्ला रहा था, किस तरह चिल्ला रहा था, कितने टीवी वाले। और उसके बाद जब छूट गए कि बलि का बकरा बनाए, तो भी ज़रा उतरे दिन दिखा देते, तो मैं समझता ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकारें करती हैं, जो जुल्म होता है, उसका प्रचार कौन करता है? प्रचार मीडिया ही करती है। मीडिया चाहे हीरो से ज़ीरो बना दे, ज़ीरो को हीरो बना दे। आप इसको दिखा दीजिए, अबू आसिम आए थे, अब बहुत अच्छा भाषण किए, सब इकट्ठा हो गए। अच्छा होगा आप इसमें दिखाएंगे कि अबू आसिम ने, अब नाम नहीं बोलूँगा इधर, उसके खिलाफ बोला, उसको आप चला देंगे ताकि उसका काम बन जाए। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, योगी सरकार ने भाई बहने वो लोग क्यों बढ़ा दिए? उन्होंने कर दिए। जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है। एक ज़माना था इस देश में राशन नहीं मिलता था, इंपोर्ट होता था। हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो राशन की दुकान से राशन मिलता था, और चीनी और शक्कर लेना है तो जाकर नेताओं को पकड़ते थे, तहसीलदार पकड़ते थे, तो 2 किलो 5 किलो शक्कर मिलती थी। आज हमारे पास इतना ज़्यादा खाने को है कि कई हज़ार टन कीड़े मकोड़े चूहा खा जाते हैं। हमारे पास पैदावार है, हमारे पास मैनेजमेंट की कमी है। हम लोग जो है ना, आज अगर इसमें आप अल्लाह ताला, भगवान ने जितनी औरतें पैदा करते हैं उतने आदमी पैदा करता है। दुनिया उसने बनाई है, आदमी को बनाया, उसके खाने के लिए, उसके रहने के लिए सब चीज़ें दिया। योगी ने नहीं दिया, या किसी नेता ने नहीं दिया, ये अल्लाह ने दिया हुआ है। अल्लाह की आबादी है। फिर भी अगर ऐसा लगता तो करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन याद रखना इस बात को कि जापान में बहुत इकनॉमी बढ़ रही है, उनके पास उनके नेशनल नहीं है, बहुत कम है। वो कहते हैं जल्दी जल्दी और शादी करो और बच्चे पैदा करो। चाइना ने 1 बच्चे की बात किया था, अब कह रहा है 3 बच्चे पैदा करो, क्योंकि सब बूढ़े हो गए, जवान है ही नहीं उनके पास। जाइए आप यूरोप में जाइए, बच्चा पैदा होते ही आज सरकार आती है, पैसा देती है और कहती है इस बच्चे की देखभाल सरकार के जिम्मे है। मैं गया था, मेरे भाई के बगल के घर में बंगले में बच्चा पैदा हुआ था, और घर वाले बच्चे को आया के पास छोड़कर चले गए थे सिनेमा देखने, और आज सरकार आ गई, दोनों माँ बाप को जेल भेज दी कि इस बच्चे को छोड़ा कैसे, क्योंकि वहाँ बच्चे को बढ़ाना चाहते हैं। और जितने अमीर लोग हैं ना, जिनके पास 100 कमरे घर है ना, वो तो 1 बच्चा पैदा करते हैं।
और जितने गरीब लोग हैं उनके 5, 7, 8 बच्चे हैं। योगी गरीब ही थे ना, तभी तो साथ है अभी अमीर हो गए। सुनिए, तो अब जो है ना, आप इनको रोजी रोटी दीजिए, धंधे पर लगाइए, अपने आप बच्चे कम हो जाएंगे, आबादी कम हो जाएगी। 2022 के चुनाव में 350 सीट चुन के आएगी और सब मेहनत कर देंगे तो 355 हो जाएगी। तो मेरी पार्टी अच्छा काम कर रही है। उसने 5 साल में ऐसे काम कर दिए, 22 महीने में ऐसा रोड बना दिया जो साला कोई किसी ख्वाब ख्वाब में नहीं हो सकता। मेरी पार्टी ने जो काम किया यहाँ पर, वही आज ये बेचारे दिखा रहे हैं। तो ये योगी जी, इनको कुछ आते नहीं, सलीका ही नहीं कुछ इनको अभी तक। तो समाजवादी पार्टी अच्छा काम करेगी। तो ओवैसी जी को गठबंधन में मैं जानता नहीं, मैं नहीं जानता इनको, नहीं पहचानता है। आगे बोलिए। सभी पार्टियां ब्राह्मणों को साधने की बात कर रही हैं। उन्हें काम तो करना ही चाहिए ना। अगर कोई गलत फहमी है उसको दूर करेंगे। और हमारी पार्टी कोई एक धर्म की पार्टी तो है ही नहीं। हमारी पार्टी में तो हर तरह के लोग हैं, ब्राह्मण हो, ठाकुर। हम थोड़े कहते हैं तिलक तराजू और तलवार मारो जूते चार, बातें बोलते आओ हमारे साथ तुम आ जाओ। हम तो कभी ऐसा नारा देते नहीं। हम लोग हमेशा साथ रखना चाहते हैं। 2022 में चुनाव आने वाला है। इस वक्त बसपा और भी अन्य पार्टी से बहुत सारे नेता सपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका असर टिकट बंटवारे में जो आपके जमीनी कार्यकर्ता है उन पर पड़ेगा? नहीं, समझ, हमारे जमीनी कार्यकर्ता कुर्बानी देने को तैयार है। अब की बार कुर्बानी जो लफ्ज़ है ना, वो दिया जाएगा। अब की बार आओ, अच्छे हो तो तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। सर, क्या आपकी पार्टी कि कांग्रेस और दूसरी बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएगी, ये मेरे नेता ने ऐलान कर दिया पहले से। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने कोरोना काल में हुई मौतों को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला, लगाए कई गंभीर आरोप। बार है। अगर अभी जटिल समस्या की मैं बात करूं तो हालात ये है कि कोविड में इसी प्रयागराज में इतनी मौतें हुई हैं कि प्रयागराज शमशान और कब्रिस्तान पूरी तरीके से पट गया था। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी मीडिया पर आते हैं, टीवी पर आते हैं और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक भी मौतें कोविड से नहीं हुई है। मतलब जनता का मजाक बना दिया है। हमारे केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि एक देश में एक भी मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। कि मतलब कितना हास्यप्रद है कि देश की जनता के साथ इतना बड़ा मजाक। मतलब झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है कि झूठ बोलिए तो लोगों को पता ना चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका दिमाग लग रहा है खराब हो गया है। कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी बोल देते हैं और वो सोचते हैं कि जनता मान जाएगी। लेकिन आज की तारीख में हालात ऐसे हो गए हैं कि जनता को सब समझ में आने लगा है और जनता का मोह भंग हो चुका है मौजूदा सरकार से। और इस बार एक नई सरकार बनेगी और एक नई उम्मीद लेकर आएगी उत्तर प्रदेश में। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ब्राह्मणों को साधने के लिए हर पार्टी अब मैदान में उतर आई है और चुनावी सियासत गरमाई है। प्रयागराज में ओवैसी ने भी आने का ऐलान किया। उससे पहले सतीश चंद्र मिश्रा भी प्रयागराज आ चुके हैं। वहीं अब सपा अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मोहम्मद शारिक ने निशाना साधते हुए बीजेपी पर कहा, हमारे वहाँ जो लोग भी हैं वो हर समाज के सेकुलर हैं। राकेश टिकैत के लखनऊ पहुंचो अभियान पर उन्होंने कहा, बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, वो किसानों की नहीं सुन रही है। आइए सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। समाजवादी पार्टी हमारी जो है वो सर्व समाज की पार्टी है। कोई एक व्यक्तिगत जाति को लेकर के कोई भी चीजें ऐसे नहीं हो सकती। और हमारे ब्राह्मण समाज के जो हमारे भाई हैं वो समाजवादी पार्टी से हमेशा से उनके साथ थे। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, न वो ब्राह्मण है, न वो यादव है, न वो मुस्लिम है, न वो सिख है, न वो ईसाई है। धर्मों की बात और जातियों की बात अगर करें तो समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सेकुलर है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व है। और आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि आपको ये सवाल पूछने से पहले आपको वो आह्वान याद करना पड़ेगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि किसान खेरा डालो। मैं स्वयं 6-7 महीने से लगातार किसानों के लिए एक एक जगह जा करके एक एक अपनी विधानसभा जितनी हमारी प्रयागराज में है वहां पे हमने किया, हमारी बगल की कौशाम्बी थी वहां पे किया। तो जब समाजवादी पार्टी किसान दलित शोषितों की पार्टी है तो ये सवाल आप ये न करिए, आप ये करिए सवाल कि बीजेपी किसानों को हक क्यों नहीं दे रही है, उनको बंधन में क्यों डाल रही है। जिस दिन बीजेपी ये चीज कहेगी
उस दिन समझिए कि बीजेपी सेकुलर पार्टी है, वरना बीजेपी तो सिर्फ पूंजीपति वाली पार्टी है। आप तो जान रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयाग में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के प्रबल है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन ने लोगों से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी की अपेक्षा की है। कार्य योजना के अनुसार जिले में एक दिन में 80,000 डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी 20,000, विकासखंड क्षेत्र में 3,000 और नगर क्षेत्र में 20,000 डोज वैक्सीन लगाई जानी है। ग्रामीण क्षेत्र में करीब 300 तथा नागरिक क्षेत्र में 20 शस्त्र बनाए गए हैं। कुल 320 टीकाकरण सत्रों पर कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। इस सत्र में सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने आए हैं। क्या संदेश देना लोगों को? कि सभी लगाएं ताकि सुरक्षित रहें और सब अच्छा रहेगा। सर, तो हम भी उत्साह के साथ आए हैं लगाने के लिए, जिससे सभी लोग से मैं कहना चाहता हूँ सभी लोग लगाएं, जिससे किसी को समस्या ना हो। जिनके घर लोग गए हैं उनसे पूछिए, आप लोग लगाइए निश्चिंत होकर। जो प्रयागराज में 80,000 लोगों का टारगेट रखा गया है एक दिन में टीकाकरण का, उसमें नगरी अर्बन एरियाज़ में 20,000 का टारगेट है। तो इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे कॉलविन हॉस्पिटल के CVC पर 1100 का टारगेट रखा गया है। तो लोगों में 45 प्लस में लोग जो आ रहे हैं उनका नीचे लग रहा है और 18 से 44 में पहली मंजिल के ऊपर लग रहा है, टीकाकरण हो रहा है। अबू आसिम आज़मी द्वारा दिए गए बयान के मैं राजनीति इबादत की तरह करता हूं, उस पर अब MIM नेता ने पलटवार करते हुए उनके बयान को कुफरियाना बताया है और साथ ही ये भी कहा है कि उनको इस्लाम में दाखिल होने के लिए फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। साथ ही MIM नेता इफ्तिकार मंदर ने यह भी कहा कि उन्होंने एहसान फरामोशी की मिसाल पेश करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम भी नहीं लिया, जबकि उनके चुनाव में उनके लिए उन्होंने जन समर्थन मांगा था। आइए सुनाते क्या कहना है MIM नेता का। देखिए, सपा नेता अबू आसिम आज़मी ने जो आज बयान दिया है उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर में कि हम राजनीति इबादत की तरह करते हैं, वो बहुत दुखद और निंदनीय बयान है और कुफरियाना बयान है। इबादत आदमी जो है ईश्वर के लिए करता है और अल्लाह के लिए करता है। इबादत और राजनीति में उतना ही फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान में फ़र्क है। उनको एक मुसलमान है, उनको इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। राजनीति की गरिमा होती है, उस गरिमा के ऊपर राजनीति को न ले जाएं। धर्म और से बढ़कर राजनीति नहीं है। और रही दूसरी बात, जो अबू आसिम आज़मी साहब ने अवैसी साहब पर जो आरोप लगाया है बीजेपी का, तो बीजेपी की सारगार्ड तो हर कुल्लम कुल्ला समाजवादी पार्टी कर रही है। अभी हाल ही में जिला पंचायत के चुनाव हुआ है, उसमें जिला पंचायत सदस्य तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुल्लम कुल्ला बीजेपी को वोट दिया है। और जिन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद पे पहला हथौड़ा शिव सैनिकों ने मारा, उनके साथ आप महाराष्ट्र में सरकार बना रहे हैं और आप सरकार चला रहे हैं, उसके बाद आप आरोप बीजेपी का लगाते हैं ओवैसी साहब पर। तो ये आपकी पुराना सब बातें हो गई हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ देश और परदेश में बढ़ रही है और ओवैसी साहब की लोकप्रियता दिन पर दिन देश में बढ़ती जा रही है। ये बौखलाहट में इस तरीके के बयान दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं इफ्तिखार अहमद मंदर, MIM प्रयागराज इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज के चौक व्यापारी और पुलिस में तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल होने के साथ साथ अब एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ व्यापारी बता रहे हैं कि पुलिस किस तरह से चौक में ठेला लगाने वालों से पैसा लेती है, जिसके वजह से जाम लगता है। और व्यापारियों का कहना है कि उनके पास सबूत भी है, जिसमें वो साफ बोलते सुनाई दे रहा है कि ठेले वालों से किस तरह से पुलिस पैसा लेके चौक बाज़ार में ठेला लगाती है। आइए सुनाते हैं क्या कहा गया है इस वीडियो में और क्या बात हो रही है। ऐसा है कि जब स्वाभाविक बात है कि जो आदमी पैसा देगा वो आदमी अपने पुलिस पर बात कर रहा हूँ आपसे। मैं मेरी सुनिए, मेरी जानकारी में है। और एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग पैसा नहीं देते हैं और यहाँ पैसा पुलिस नहीं देती है। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। देखिए, मैं हो सकता है आपको नहीं मालूम, हो सकता है आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम दिया जाता है, आपको नहीं मालूम। भाई पैसा लेते हो, चैलेंज कर सकते, आप कर सकते हैं अपने लिए। हम आपको वीडियो भाई के लिए चैलेंज, हम आपको खुद आपको वीडियो अपना व्हाट्सएप दे, हम आपको वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करेंगे। आपको आपकी जानकारी में नहीं है मुद्दे की, यहाँ जो भी लोग सब पैसा ले रहे हैं। आप मुद्दे की बात हो रही है, क्षेत्र के मालिक, आप जिम्मेदार।
कानून व्यवस्था देखिए। नहीं हम आपके हिसाब से चलेंगे। हम आपस में संघर्ष की स्थिति ना है। हम आपके हिसाब से देखिए, हम लोगों को हम हर तरह आपकी सुविधा का ध्यान देंगे। देखिए हम लोग इनका हाथ छोड़ा, बहुत और एक बार मेरे पास शिकायत आई, मैं आपसे मिलता, मैं आपसे मिलता। इनकी एक शिकायत और आई थी कि उतर के चले गए नेहरू कॉम्प्लेक्स में, भूषण की दुकान पे कस्टमर भरे पड़े हैं। इधर आओ, अब उसकी दुकान पे एक सम्मानित दुकानदार है, आप कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको कौन अवरोध उत्पन्न कर रहा है? देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।